हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रॉ एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का रॉ एकेडमी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का ये सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम वो सभी बातें डिस्कस करेंगे जिससे कि आप आगामी होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम में 80 से ज्यादा सवाल सही कर पाए। ठीक है, तो ये जो सेशन है एक मेगा वर्कशॉप सेशन है। यहां का जो टारगेट है कि आगामी जो हमारा 23 जून को होने वाला एमपीपीएससी एग्जाम है, उस एग्जाम में ठीक है आप 80 से ज्यादा सवाल आखिर कैसे सही करें और कैसे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो, इन सभी बातों को लेके आज का ये सेशन होने वाला है। आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इस सेशन को आपको पूरा देखना है। तो चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है एक मेगा वर्कशॉप सेशन है कि आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 80 से ज्यादा सवाल कैसे सही हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगा कि मेरा नाम आशुतोष गौतम है, और अगर आप अपनी तैयारी को रॉ एकेडमी भोपाल के साथ करेंगे तो यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी और एमपीजी के सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर बात करें यूपीएससी और एमपी सिविल सेवा साक्षात्कार में भी शामिल हो चुका हूं। एज ए सिविल सर्विस फैकल्टी की बात करें तो मुझे पिछले 8 वर्षों का एक्सपीरियंस, तो ये जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद देखिए आज के सेशन में हमें कौन कौन सी बातों पर डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि आखिर एमपीपीएससी एग्जाम है क्या, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा के लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, इंपॉर्टेंट बुक्स, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, पर आखिर उन क्वेश्चन को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उन सभी बातों पर भी हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन आपको कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और याद रखने योग्य महत्वपूर्ण टिप्स। तो कुल मिला के ये जो वर्कशॉप है आपके होने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आखिर ये एमपीपीएससी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि आखिर एमपीपीएससी एग्जाम में आपके कितने पेपर होंगे और उस पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, उन सभी बातों पर डिस्कशन से अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एमपीपीएससी है क्या। तो देखिए आपको भी पता है कि एमपीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन करना है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई, सर एमपीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है वहां पर बहुत से प्रशासनिक पद होते हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे जनपद सीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, नगर पालिका के सीएमओ होते हैं, जेलर होते हैं, ठीक है, एडीई होते हैं, एडी डायरेक्टर होते हैं, एडी डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं। तो बहुत से प्रशासनिक पद होते हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कौन कंडक्ट करवाता है भैया, एमपीपीएससी। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब चलिए, अगर आपने एक सपना देख लिया कि मुझे भी एमपीपीएससी करना है या एमपीपीएससी के थ्रू मुझे भी प्रशासनिक सेवा में शामिल होना है, तो इस तरीके से आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। एक है प्रीलिम्स एग्जाम, और दूसरा है मेंस, और तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपको इन दोनों के बेसिस पर ही मिलने वाला है। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं एक एक चीजों को बहुत ही डिटेल से। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के बारे में समझना है कि आखिर एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका एग्जाम कैसे होता है। तो देखिए, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वहां पर आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस, जनरल स्टडी, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक होता है जीएस पेपर। ये जो पेपर होता है ना, यहीं से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है कि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हैं
या नहीं है, इस बात का निर्धारण कहां से होता है? जो पहला पेपर होता है जीएस पेपर, या बोल सकते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर। दूसरा पेपर होता है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और यह पेपर होता है क्वालिफाइंग। इसका मतलब क्या है कि दूसरे पेपर में आपको केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? 40%। मतलब 100 में से आपको 40 सवालों को सही करना है। अदरवाइज अगर आप सी सेट में फेल होते हैं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, भले ही आपके जीएस में बहुत अच्छे नंबर क्यों ना हो। मतलब यहां पर आपको मिनिमम 40% तो सही ही करना है अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट की कर रहे हैं तो आपको दोनों में ही अच्छे नंबर लाना होता है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो कट ऑफ होता है वो दोनों पेपर का कंबाइंड स्कोर निकलता है, लेकिन जो सिविल सर्विस है वो केवल और केवल कट ऑफ के लिए आपका पहला एग्जाम होता है, जीएस पेपर फर्स्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी कि सर हमें प्रीलिम्स में 2 पेपर देने को मिलेंगे, एक जीएस पेपर होगा और एक होगा सी सेट। सी सेट पेपर में हमें मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना है, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की हमें कोशिश कहां पर करना है? सर जीएस पेपर में करना है, ठीक है। ये चीज एक एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि मान के चलिए अगर आपने कोई भी कुछ सवाल का जवाब आपने गलत दे दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां से 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जिन सवालों का जवाब आपको सही सही पता है उसको तो आपको आंसर करना ही है, जिनका नहीं भी पता उसे भी हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बातें समझ में आई? क्या एक छोटा सा आपको एग्जाम का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहां पर कट ऑफ की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो कट ऑफ है सर कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो वो तो खैर रिजल्ट के बाद पता चलेगा, पर जो कट ऑफ डिसाइड करने का तरीका है वो बेसिकली 2 तरीके हैं। किसी भी एग्जाम या स्पेशली अगर एमपीपीएससी की बात करें तो जो कट ऑफ है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज, और दूसरा है क्वेश्चन का जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। क्या बातें समझ में आई? ये 2 चीजें हैं जो एग्जाम का कट ऑफ डिसाइड करती है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। और लेवल की बात करेंगे, अगर पेपर का लेवल इजी होगा तो जो कट ऑफ है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेश्चन को सही जवाब देंगे, या ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे लोगों के सही होंगे, तो कट ऑफ ज्यादा होगा। और यहीं पर अगर पेपर का लेवल अगर टफ होगा तो जो कट ऑफ है वो कम होगा। तो ये 2 चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे ऑन एन एवरेज, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट मतलब ना ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा सरल है, और वैकेंसीज भी लगभग 500 के आसपास आती है, जो कि अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। उस कंडीशन में आपका जो कट ऑफ है वो 75 सवाल सही करने पर हो जाएगा, मतलब लगभग 150 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर। ये केस है क्या? मॉडरेट केस। अब अगर इस साल की बात करें, सर 2024 का क्या सीन होने वाला है? देखिए 2024 में आपको भी पता है लगभग 150 पद है, और पेपर का लेवल तो अभी हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो 2024 में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? सर 80 से ज्यादा जो क्वेश्चन है हमारे सही होना चाहिए, मतलब जो कट ऑफ है वो लगभग 160 जाने के चांसेस है, जैसा कि इस साल भी हुआ है। इस साल भी लगभग 160 नंबर गया है जनरल का कट ऑफ, ठीक है। तो वही कट ऑफ होने वाला है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सर आखिर कुछ भी करके हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है उसमें हमारे 80 से ज्यादा सवाल सही हो। इसी बात को लेके आज का ये जो हमारा सेशन है होने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होगी कि आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भैया 2 पेपर होने वाले हैं, एक जीएस पेपर और दूसरा है
सी सेट पेपर। चलिए, अब अगर आपका प्रीलिम्स पेपर क्लियर होता है तो आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। जो मेंस एग्जाम है ना, मुख्य परीक्षा है, उसकी सबसे खास बात बता दूं कि यहां पर 6 पेपर होने वाले हैं। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5 और 6 है हमारा एसए का। अब समझते देखिए, जो जीएस पेपर फर्स्ट है, यहां पर 2 सब्जेक्ट मुख्यतः पूछे जाते हैं, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। अगर बात करेंगे जीएस पेपर 2 की, तो यहां पर पॉलिटी और जो इथिक्स का सेकंड पार्ट है, थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो चीज जोड़ी गई है। अगर जीएस पेपर थर्ड की बात करेंगे तो साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी यहां पर जोड़ दिया गया है। अगर जीएस पेपर फोर्थ की बात करेंगे तो यहां पर आपसे इथिक्स पूछा जाएगा। जीएस पेपर 5 में आपसे हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 6 में आपसे एसए का पेपर होगा। क्या बातें क्लियर है सभी को? एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब इथिक्स का पेपर भी 300 नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात यह है, अब इथिक्स का पेपर भी 300 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको मतलब सर मुख्य परीक्षा या मेंस में 6 पेपर होने वाले हैं। इन 6 पेपर को मिला के आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। उसके बेसिस पर अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि आखिर मेंस में आपको 6 पेपर देने होते हैं। सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं दूं तो मेंस एग्जाम अभी तक मंडे से शुरू होके सैटरडे तक चला है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पेपर में आपको गैप नहीं मिलने वाला, पेपर कंटिन्यूअस होंगे और लगातार होंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि यहां पर रिवीजन का समय बहुत कम मिलता है। ये बोलना गलत होगा कि सर रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता, समय तो मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो ये तो था मुख्य परीक्षा का पैटर्न कि सर मेंस में 6 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 4 पेपर आपके 300 नंबर के होंगे, ठीक है। लगभग 1200 नंबर का जीएस, 200 नंबर की हिंदी और 100 नंबर का आपका पेपर होगा एसए का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब अगर आप मेंस में सिलेक्ट होते हैं फिर आपका होगा इंटरव्यू। अब अकॉर्डिंगली आपकी मेंस में कितने नंबर हैं और इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, फिर आपके कुछ एग्रीगेट मार्क्स निकाले जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपके जितने भी नंबर हैं उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवाया जाता है कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता कौन सी पोस्ट रहेगी, तो पोस्ट प्रेफरेंस भी भरी जाती है। तो अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है। तो कुछ ये है एक ब्रीफ में अगर बात करें एमपीपीएससी एग्जाम का एक पैटर्न कि आखिर प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल आज का जो हमारा टास्क है कि आखिर एमपीपीएससी एग्जाम में कैसे आपको 80 से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। अगर मोटे तौर पे बात करें ना तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में ये प्रमुख सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एमपी और साथ में इंडिया का बजट, इंडिया का बजट, ठीक है। इसमें 1-2 सब्जेक्ट और भी नहीं जुड़े हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कंप्यूटर, कंप्यूटर जो हमारा सब्जेक्ट है यहां से भी 10 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर वो सब्जेक्ट है जो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पढ़ना है, ठीक है। मैं उन बातों पर आपको डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी हमारे पास बचे हैं 45 डेज। तो इन 45 डेज में हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग होना चाहिए कि आखिर हम एग्जाम में 80 से ज्यादा सवाल सही कर पाए। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए तो एक एक करके पहले समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको
अभी तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले साल में, उसका एक एनालिसिस आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी लोग एमपीपीएससी 2019, 2020, 2021 और 2022। बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो हिस्ट्री का वेटेज ऑन एन एवरेज देखेंगे 15, 10, 12, 15, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो 10, 15, 10, 9, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 10, 10, 10 और 8। अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 10, 8, 10 और 11। और इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स। साइंस की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स। करंट अफेयर्स तो देखिए फ्लक्चुएट होता है, कभी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, तो उसका वेटेज अभी थोड़ा सा रुकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीजी की ऑन एन एवरेज 30 to 35 क्वेश्चन। और एक है हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर इस टेबल को मैं आपको सिंपलीफाइड तरीके से बताना चाहूं तो देखेंगे सभी लोग, सबसे पहले ध्यान देंगे कि आखिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है एमपीजीके। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उन सभी बातों पर अब हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है। देखिए एमपीजीके की बात करें तो यहां से आपको 32, 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब लगभग अगर बात करें तो 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, बिलोंग्स टू द एमपीजीके। इतना ज्यादा वेटेज है। अगर आप एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एमपीजीके सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर चाहे अगर बात करें कि पॉलिटी का पेपर हो, वहां पर भी एमपी पूछी जाती है, ज्योग्राफी का पेपर हो, वहां पर भी एमपी पूछा जाता है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में भी एमपीजीके पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी एमपीजीके पूछा जाता है। तो बहुत बड़ा वेटेज है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। तो प्रीलिम्स में अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि सर पेपर में सबसे ज्यादा एमपीजीके पूछा जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबसे ज्यादा पढ़ना भी किस सब्जेक्ट को है, एमपीजीके को। दिमाग में ये चीज बैठी या नहीं बैठी? सबसे ज्यादा मैंने आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आखिर हमारा टारगेट है 80+, तो वो किस तरीके से लाना है। सबसे ज्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी फिलहाल एमपीजीके, ठीक है। दूसरी बात, सबसे अगर बात करें कोर सब्जेक्ट की तो ज्योग्राफी। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही कम समय में, जितने भी टाइम हमारे पास बचा है ना, वो मोर देन इनफ है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे ना तो ये मैं अपनी तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के भी सवाल बहुत इजी पूछे जाते हैं और लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, पाक स्टेट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर सही क्रम में जमाइए। तो बहुत ही बेसिक से और सरल सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा वेटेज है क्योंकि यहां अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, तो 10 में से 10 सवाल सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तीसरे सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। देखिए यहां से भी आपको ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 15 क्वेश्चन जो कि आपको पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब देखिए पॉलिटी का मतलब क्या है, राज्य व्यवस्था। यहां पर ना अगर बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो भी हमारा सिलेबस था उसमें आयोग अलग से दिया गया था, मतलब 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते थे। तो अपन मान के चलते हैं कि इस साल 10 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस है और इजी क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टली वो आपसे आर्टिकल पूछते हैं, कोई बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज पूछते ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, कॉन्सेप्चुअल तो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है ना। एकदम आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, शक्तियां पूछी जाती है, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, कई बार डेट्स पूछी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। कई बार पर्सनालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, या कभी प्रधानमंत्री के बारे में कोई फैक्ट पूछ लिया। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं और बहुत इजी प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
चलिए यहां से अगर बात करें, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो आपको कम समय में अच्छे नंबर दिलवा सकता है, वो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। वो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अभी मैं आपको ना बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन सभी बातों पर भी मैं यहां पर डिस्कशन जरूर आप लोगों के साथ करूंगा। चलिए, तो देखिए कंप्यूटर है, यहां से भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अब बचा आपका साइंस। देखिए आपको पता है कि देखिए साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री को हटा दिया गया है। ठीक है, पर साइंस अगर सब्जेक्ट है ना, तो प्रीलिम्स में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। प्रीलिम्स में फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी और बायोलॉजी के भी सवाल बनेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ऑन एन एवरेज 5 सवाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर अभी तक आपने हिस्ट्री क्यों नहीं बताया, अभी तक आपने हिस्ट्री का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, सिलेक्शन तो हिस्ट्री से भी होगा, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का ही है। ठीक है, तो क्यों मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि देखिए अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले एंशिएंट, फिर एक मिलेगा आपको मिडाइवल, फिर आपको मिलेगा मॉडर्न। ठीक है, तो मैं अपने प्रेडिक्शन से बता दूं कि अभी 40 दिनों में आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इन बचे हुए 40 दिनों में हिस्ट्री के पीछे अननेसेसरी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपको केवल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और पढ़ने में मिनिमम आपको 2 महीने लगेंगे। मतलब आप पेपर तक पढ़ भी अच्छे से नहीं पाएंगे, और एक सब्जेक्ट है जिसमें से 10 नंबर मिलना है। तो मेरी ये अप्रोच रहेगी कि सर मैं सबसे ज्यादा मिडाइवल पढ़ूंगा और मॉडर्न पढ़ूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट है, जो डेटा है, रफली तरीके से पढ़ लूं, कि अगर कोई बहुत ही सरल सवाल पूछा जाता है तो वो गलत ना हो। अदरवाइज अगर कोई बाहर से पूछा जाता है, आपको भी पता है 2-4 क्वेश्चन बाउंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन का तो कोई इलाज ही नहीं है कि पता चला आपने 2 महीने खूब पढ़ा और कोई 2-4 बाउंसर क्वेश्चन मिले और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारी अप्रोच है 80+ क्वेश्चंस की। तो वो जो समय है ना, हमें ऐसी जगह पे लगाना है जहां से हमारा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो। समझ में आई बात क्या? तो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना, पर उतना समय नहीं देना हिस्ट्री में कि आप 10 नंबर के लिए अननेसेसरी परेशान हो। आप केवल मिडाइवल पढ़ के जाओ और मॉडर्न पढ़ के जाओ, या सीधे तौर पे बोलूं तो जितना भी लूसेंट में हिस्ट्री है, ठीक है, जो लूसेंट बुक आती है, वन लाइनर फैक्ट, जितना भी है वो पूरा पढ़ लो आप हिस्ट्री के लिए। अगर किस्मत ठीक ठाक है, पेपर अगर मॉडरेट है, तो वहीं से फंसेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन सबके लिए नया होगा। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट को लेके अप्रोच कि आखिर हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर हमें सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हमारी अप्रोच कि आखिर रणनीति कैसे होना चाहिए, हमारी जो सब्जेक्ट को लेके स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले ना कि सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है। जो पहला स्टेप आपको लेना है वो सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है। एक ही सब्जेक्ट को लगातार बिल्कुल ना पढ़े, इससे क्या होता है कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको बांट लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया कि सबसे पहले मैं एमपीजीके करूंगा कंप्लीट, फिर मैं करूंगा पॉलिटी, फिर मैं करूंगा ज्योग्राफी। अब देखिए आपको ही पता है कि जो ज्योग्राफी है और जो पॉलिटी है, ये दोनों सब्जेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, अप्रॉक्स 20 से 25 दिनों में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, पर हमारा एमपीजीके का वेटेज ज्यादा है, एमपीजीके चलेगा। ठीक है, चलने दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं, इनकी जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट ला लीजिए, लाइक इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है और साइंस है, तो हमारे ये सब्जेक्ट भी साथ में चलने लगेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है क्या? तो सब्जेक्ट को हमेशा आपको डिवाइड करके पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि पढ़ना कैसे है। सवाल ये उठता है
सर आखिर में सब्जेक्ट को लेके कैसे पढ़ूं, मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे मान के चलिए एमपी जीके का कोई भी एक टॉपिक आपने उठाया, कोई भी टॉपिक है, मान के चलिए डायनेस्टी आपने उठाया, या मान के चलिए आपने ट्राइब पढ़ लिया, ठीक है, जनजाति आपने पढ़ लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। बड़े आराम से आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप अपनी ही नोटबुक में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। क्या बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स आपने बना लिया, अब क्या करना है, उस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू भी साथ में लगाना है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा, फिर आपने नोट्स बनाए, फिर उससे रिलेटेड आपने एमसीक्यू लगा लिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बातें समझ में आई क्या? आपकी अप्रोच हर सब्जेक्ट में यही होना चाहिए। याद रखेंगे, नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा आज तक कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला जो व्यक्ति ये बोल दे कि सर मैंने कभी नोट्स बनाए ही नहीं। क्योंकि एग्जाम के पहले ना रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स ही होता है हमारे नोट्स। तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। फिर सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर नोट्स बनाना है और फिर एमसीक्यू लगाना है। क्या बातें समझ में आई? हर सब्जेक्ट को लेके आपको यही अप्रोच होना चाहिए। उम्मीद है बातें क्लियर है सभी को। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, रिवीजन। एक वीक के अंदर, जैसे मान के चलिए आप 6 दिन पढ़ते, तो जो 7वां दिन होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए रिवीजन के लिए। किसके लिए होना चाहिए? रिवीजन के लिए, ताकि आपने जो भी पढ़ा है ना उसे रिवाइज करते रहो, एमसीक्यू लगाते रहिए, थ्योरी रिवाइज करते रहिए, चीजें याद होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, देन आपको उसकी थ्योरी और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है एक साथ साइमल्टेनियसली, और फिर तीसरा हमारा स्टेप है समय समय पर रिवाइज करना है। तो ये तो हुई सब्जेक्ट को लेके आखिर किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यहां पर स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं कि स्टडी मटेरियल और जो आपके संसाधन है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया हुआ है, आपको मिल जाएंगी चीजें। चलिए अब देखेंगे स्टडी प्लान। इस चीज पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले अब ये भी मैंने आपको बताया कि सर जो सब्जेक्ट है उसे डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट को हमें डिवाइड करना है कि एक दिन में मान के चलिए 3 सब्जेक्ट है। अब जैसे एमपीजीके है, एमपीजीके का मुझे पता है कि जो वेटेज है सर वो 35 क्वेश्चन है, मतलब दिन में जो 3 घंटे है वो आपको किसके लिए देना है, एमपी के लिए, ठीक है भैया। अब जैसे आपने पॉलिटी को लेके रखा है, पॉलिटी का वेटेज 10 नंबर है, ठीक है भैया, 1.5 आवर बहुत इनफ है। फिर जैसे ज्योग्राफी है उसके लिए भी 1.5 आवर इनफ। अब देखिए 3 और 3 6 घंटे आपने पढ़ाई की, और इसमें आप 2 घंटे जोड़ दीजिए, 2 घंटे आपको साथ में जोड़ना है एमसीक्यू के लिए। तो दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो मोर देन इनफ है। ये इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए कि 8 घंटे पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना है। उस टाइम पर सोशल मीडिया, मोबाइल या किसी से बातें करना, ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं ना कि वर्चुअली तो यहीं पर, फिजिकली यहीं पर हो पर वर्चुअली दिमाग कहीं और है। तो इस तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मैंने 8 घंटे इसलिए बहुत ही कम समय बोला है, बोलने के लिए बोल सकता था 18 घंटे, पर अगर आप ये 8 घंटे से शुरुआत करते हो ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ये 8 घंटा 15 घंटे में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। और जब पढ़ना आपकी आदत बनती है ना, वही चीज आपको सिलेक्शन तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक आपका प्लान, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सफलता के कुछ टिप्स मैं आपको दे दूं कि ये तो हो गए भैया, चलिए ठीक है, हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब अभी आपके लिए फिलहाल केवल 2 चीजें हैं। सबसे पहले ना, परीक्षा के समय आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है एग्जाम को लेके, वो कैसी होना चाहिए। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले हमेशा
एक चीज मैं बोलता हूं, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। क्या बात है, क्लियर है? सबसे पहला जो आपके अंदर एक मूल मंत्र होना चाहिए कि भैया आपकी जो सोच है ना एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। यस आई कैन डू। ठीक है, आपसे कोई कितना भी बोले कि यार एमपीपीएससी बहुत कठिन एग्जाम है, आपकी सोच क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो क्लियर करूंगा। ठीक है, आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो पॉजिटिविटी बहुत होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है कि नहीं, मुझे तो करना ही है। कोई जोश दिलाए या नहीं दिलाए, आपके अंदर इतनी चाह होनी चाहिए उस चीज को लेकर, इतनी तड़प होनी चाहिए कि वो चीज आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। तो ये दो चीजें हैं, सेल्फ मोटिवेशन। और दूसरी बात, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो ये बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या ऐसा सोचते हैं कि भाई आप नहीं कर पाओगे, या आपको पढ़ने के लिए जो लोग मोटिवेट नहीं करते हैं, कुछ और चीजों में लेके जाते हैं आपको, वहां से आपका समय बर्बाद होता है, आपका मूड स्विंग होता है और आप डीमोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपको ना कोई नई चीज नहीं देखना। मतलब कोई मार्केट में कोई नई बुक अगर आ गई हो तो आपके किसी दोस्त ने लाई हो, तो ऐसा नहीं कि आप उस किताब के पीछे पड़ जाओ। अभी तक जो भी किताब आपने प्रेफर की है, ठीक है ना, तो उसी किताब से आपको पढ़ना है। ऐसा बोलते भी है, इट इज बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स देन 100 बुक 1 टाइम्स। ठीक है ना, मतलब एक ही किताब को हमें 100 बार पढ़ना है, ना कि 100 किताबों को एक बार पढ़ना है। दिस इज द सक्सेस टिप्स, दिस इज द सक्सेस टिप्स। यही है सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र। ठीक है, और देखिए मेरे हिसाब से जो पीएससी है उसका फुल फॉर्म ही है PSC। P फॉर मतलब क्या होता है भैया? पॉजिटिव, या इसी को बोलते हैं पेशेंस। क्या बोलते हैं? P फॉर पेशेंस। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा S फॉर होता है स्टडी। ठीक है ना, देखिए पढ़ने से सिलेक्शन होता है, पर पढ़ते रहने से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। तो बोलते हैं ना कि पेशेंस होना चाहिए। दूसरा एस का मतलब होता है स्टडी और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर ना निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 20 घंटे पढ़ लिए, 24 घंटे लगातार पढ़ लिया, फिर 6 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ये नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और आपकी जो पढ़ाई ये स्टडी टाइम है उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है। सही तरीका ये होता है, ओवर बर्डन नहीं करना कि एक दिन आपने पूरी रात जग के पढ़ाई कर ली। या कुछ लोग मेरे हिसाब से, देखिए आप लोगों का पता नहीं जो पढ़ने का मन है कब लगता है, पर जो एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों ने कभी ये चीज फील की होगी, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? रात में पढ़ते हैं। बोले रात में पढ़ने का समय बहुत अच्छा होता है, तो वो करते क्या है? 12 बजने का वो इंतजार करते हैं कि रात में कब 12 बजेगा। ठीक है, रात में कब 12 बजेगा, वो इस चीज का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आपने पूरा शाम का समय बर्बाद कर दिया, और 12 बजे से मान के चलिए आपने पढ़ने बैठे, आप 6 बजे तक आप पढ़े, सुबह 6 बजे तक आपने पढ़ाई की, 12 बजे से लेके। ठीक है, कितना आपने पढ़ा? 6 घंटे पढ़ा। समझिए मेरी बात, इस 6 घंटे में भी अगर बात करें इफेक्टिवली तो 4 घंटे ही होंगे। 24 घंटे में आपने 4 घंटे निकालने के लिए लगभग आपने 10 घंटे बर्बाद कर दिए। ठीक है, प्लस पूरा दिन भर आपको थकान होगी। ठीक है, अच्छे से नींद नहीं हो पाएगी, जो भी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से आप रात 12 बजने का इंतजार करोगे कि फिर मैं रात भर पढ़ूंगा, और आप दिमाग में स्ट्रेस भी लेते रहते हो, सर पूरी रात पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन पढ़ एक्चुअली में कितना रहे हो आप? 4 घंटे। ठीक है, तो अगर ये आदत है ना तो प्लीज इसे बदलिए। कुछ भी करके 12 के पहले पहले आपको सोना है। भाई जब दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप कैसे पढ़ोगे? कुछ भी करके आप अपनी आदत को सुधारिए। अगर आपकी आदत खराब है, आपको रात में 12 तक सो ही जाना है, और सुबह 6 बजे से आप पढ़िए। सुबह 6 बजे से आप बैठिए पढ़ने, तो पहला शॉट मारिए सीधे 9 बजे तक, नाश्ता करिए, फिर दूसरा शॉट मारिए 10 से 12 बजे तक, खाना खाइए आराम से, तीसरा शॉट मारिए 2 से, ठीक है 2 बजे तक आपने खाना खाया, 2 से 4 पढ़ लो। ठीक है, 4 बजे से थोड़ा सा रेस्ट कर लो,
6 से 8 बजे तक आप घूम लो, ठीक है, सब कुछ फिक्स है। 6 से 8 बजे तक आप घूम भी सकते हो और फिर 9 से 12 तक फिर टाइम निकाल सकते हो। तो देख सकते हो आप ऑन एन एवरेज आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो और 12 बजे सो भी सकते हो, हेल्दी भी रहोगे, क्योंकि रात बनी ही है सोने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ इस तरीके से आपको टाइम मैनेज भी करना है। और आपकी जो मानसिकता है, मैंने आपको भी बता ही दिया कि पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है। निगेटिव लोगों से, डिमोटिवेटेड लोगों से या हारे हुए लोगों से दूर रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ये चीज भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं कि अधिकतम रिवीजन करना। देखिए एग्जाम के पहले ना रिवीजन करना है। क्यों रिवीजन करना है, उस चीज को भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। रिवीजन और पिछले प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो हमें एक ट्रैक बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस साल कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें हमें पता चलता है PYQ से। दूसरा, रिवीजन करने से हमारे अंदर डायलेमा पैदा नहीं होता एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि अगर 4 ऑप्शन लिखे हैं A, B, C और D, अगर 4 ऑप्शन लिखे हैं और आपके दिमाग में संदेह पैदा हो गया कि या तो A है या B है, दोनों ही ऑप्शन आपको अच्छे लगने लगे, मतलब आप डायलेमा में फंस गए और उसी वक्त आप समझ लो कि 50% चांसेस हैं कि अब आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। समझ में आई बात? तो ये जो डायलेमा है, ये जो कंफ्यूजन है ना हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन का ये इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो इस बात के लिए। अब देखिए कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट को लेके। जैसे अगर बात करें कि ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली बात करेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहां से। 11वीं और 12वीं की जो हमारी एनसीईआरटी है ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं 11th और 12th, 11th और 12th, ठीक है। अब अगर बुक की बात करेंगे ना, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए केवल आपको एक बुक लेना है और वो बुक है पेरियार। इंडियन ज्योग्राफी के लिए रामबाण किताब है पेरियार, बहुत अच्छी बुक है, पेरियार करके आती है, ठीक है। अगर बात करेंगे पॉलिटी के लिए, तो केवल एक ही किताब आपको पढ़ना है, वो है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, ठीक है। साइंस के लिए अगर बात करें तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है 9th और 10th, साथ में फैक्ट निकाल सकते हैं आप लोग लूसेंट से। अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, देखिए एनसीईआरटी तो मस्त है, पर एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में वो चीजें पढ़ना है जो सिलेबस से रिलेटेड है, टू द रिलेटेबल टू सिलेबस। जो हमारे सिलेबस में पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, केवल उन्हीं के लिए एनसीईआरटी के आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। और साथ में एक बुक आती है रमेश सिंह, अच्छी बुक है, इसके साथ आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर एक और बुक आती है नितिन सिंघानिया, कौन सी बुक है, नितिन सिंघानिया। ये दोनों स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नितिन सिंघानिया प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। हिस्ट्री के लिए देखिए एनसीईआरटी तो मस्ट है, और वही चीज है एनसीईआरटी में भी हमें उन चीजों पर नहीं उलझना, ठीक है ना, जो टॉपिक से बाहर है। तो सबसे पहले सिलेबस को सामने रखना है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, टिप्स पर एकदम। आप देखिए एंशिएंट के लिए RS शर्मा है, स्टैंडर्ड बुक्स। मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा है, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा है, और एक यूनिवर्सल बुक है स्पेक्ट्रम, बहुत अच्छी किताब है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट के लिए देखिए एनसीईआरटी टू द सिलेबस आपको पढ़ना है, और एक बुक आती है शंकर IAS। कौन सी बुक आती है, शंकर IAS, बहुत अच्छी किताब है, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बुक का हुआ। हाँ, कंप्यूटर के लिए डिमांड है कि सर कोई भी एक बुक बताइए, तो देखिए कंप्यूटर या ICT के लिए आप ले सकते हैं परीक्षा धाम, बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हुआ एक सोर्सेज कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना है। हाँ, एक चीज लास्ट में हमेशा बोलूंगा मैं कि एक बुक है लूसेंट,
हर सब्जेक्ट का जो फैक्ट है, जो प्रीलिम्स या एमपीपीएससी को पसंदीदा है, जो डेटा है, वो सबसे ज्यादा आपको लूसेंट में मिलता है। तो लूसेंट से पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, पर फैक्ट के लिए लूसेंट इज बेस्ट बुक। तो आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करना हो तो टॉपिक वाइज लूसेंट में मिलेगा, और फैक्ट भी पढ़ना हो तो भी लूसेंट में मिलेगा। देखिए, ये वो स्ट्रेटेजी है, ये वो बातें हैं जो आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। एमपीपीएससी का जो भी एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आपको बहुत सी मेरी बातें यहां पर याद आएगी। देखिए, सबसे पहला सवाल देख सकते हैं, कुछ मैंने आपको यहां पर सैंपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देख सकते हैं यहां पर, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार कहां पर है? आपको भी पता है कि मैग्नीज के भंडार कहां पर है भैया? बालाघाट में है। और मैग्नीज की खदान का नाम क्या है? भारवेली खदान है। और इसकी खास बात क्या है कि जो भारवेली खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है मैग्नीज की। बातें क्लियर है क्या? चलिए, तो इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, देख सकते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सबको पता है आर्टिकल 72, पता है या नहीं पता? आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक से सवाल बनते हैं यहां पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच भी होना चाहिए। आखिर जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हमें पढ़ना भी उसी तरीके से। अब देखिए, आपके जो भी जनरल सवाल हो सकते हैं कि क्या एमपीपीएससी परीक्षा पास करना कठिन है? तो देखिए, जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बहुत कठिन हो, क्योंकि अगर वो कार्य बना है मतलब किसी ना किसी इंसान ने तो उसे किया होगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कोई भी जीवन में काम कठिन नहीं है, ठीक है। मुझे करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, जो करंट अफेयर्स है ना, तो ये आपके ऊपर है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर आदत है, अदरवाइज वीकली पढ़िए, रोजगार निर्माण, ठीक है, या फिर मंथली कोई भी मैगजीन या जो भी आपको न्यूज़पेपर प्रेफर करना है, उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ें, वहां पर एमपी को जरूर ऐड करें, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न एमपी स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? मैंने आपको बता दिया है, 80 प्लस क्वेश्चन सही करना है। इसका मतलब 160 नंबर से ज्यादा आपको लाना है। क्या एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप तुक्के लगा सकते हैं। अच्छा, अंतिम में मैं आपको तुक्के लगाने की भी थोड़ा सा तरकीब बताऊंगा, किस तरीके से आपको तुक्के लगाना है। क्या मैं पहले प्रयास में एमपीपीएससी क्लियर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है? देखिए, माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों ही माध्यम अच्छे होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रीलिम्स में तो चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, मेंस में आपकी कोशिश होना चाहिए कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो। पूरा ना हो तो आपको 90% तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर एग्जाम में आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो। लोगों के पेपर छूट जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा आपको लिखना होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना और बार बार लिखना, ठीक है। तो बिल्कुल हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है, दोनों ही माध्यम अच्छा करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। जीरो लेवल से एमपीपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें? तो जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये केवल जीरो लेवल से ही है, ठीक है, एकदम बेसिक्स से ही मैंने आपको बताया है। घर पर रहकर एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि ये प्लेटफॉर्म है हमारा राव अकेडमी भोपाल का, तो यहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी भोपाल के एमपी नगर जोन 2 से चलती हैं। तो घर पर बैठकर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, टाइम अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सवाल उम्मीद है आप लोगों को जवाब मिल चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अगर मान के चलिए अभी कोई डाउट ना हो, आगे कोई डाउट होता है ना, तो आप इस नंबर पर, ये जो नंबर लिखा है 8396180002 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपका कोई भी डाउट हो एमपीपीएससी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, या इन जनरल कोई भी आपकी कोई बात हो ना, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे देखिए अभी भी
कुछ बैचेज चल रहे हैं, देख सकते हैं। बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है, अभ्यास है, गति है, ब्रह्मास्त्र है, परीक्षणम है और गुरुकुलम है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राव एकेडमी भोपाल में, ठीक है। और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, राव एकेडमी इंडिया करके है, तो यहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, राव एकेडमी इंडिया, और ये टेलीग्राम चैनल है। तो इन तीनों ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी कोर्सेज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए भी आप इन प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात करना है, अगर यूट्यूब पर खुद जुड़ते हैं ना, तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है ना, वो आपको दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ज्ञान हो या कोई भी रिसोर्स हो, जितना आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो चीज उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और यहां से हमारा ये जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन, आज का ये जो मेगा वर्कशॉप सेशन था, वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने ऐसा ड्रीम किया कि मुझे भी एमपीपीएससी करना है, तो बिना विलंब किए हुए आप राव एकेडमी भोपाल के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।